तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, कहानियां लाने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि इन दिनों घर के कुछ जरूरी काम भी चल रहे थे। पर खैर, अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम संस्कार है और मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हूं। ये बात 2015 की है, जब मैं एक लड़की से प्यार करता था। उस टाइम उसकी उम्र लगभग 14 साल की थी और मेरी 17। हम दोनों बहुत अच्छी रिलेशनशिप में थे। घूमना फिरना, बातें करना, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। हमारा रिलेशनशिप इतना गहरा था कि 2020 में हमने शादी भी कर ली। सुनीता और मैं उज्जैन में रहते थे। उसी कॉलोनी में मेरा एक बचपन का फ्रेंड था, मोहित शर्मा। वो भी हमारे पास में ही रहता था। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों के बीच कोई पैसों का हिसाब किताब नहीं था। हम अक्सर दोनों साथ में दारू पिया करते थे और तो और अपनी बातें भी बहुत शेयर करते थे। यूं समझिए, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। लेकिन मेरी शादी के बाद कुछ लोगों को यह चीज पसंद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी और एक लौती लड़की कैसे मिल गई। उस वक्त कुछ परिवार के लोग मेरे ऊपर काला जादू भी कर रहे थे। पर जैसे ही शादी को 1 साल बीता तो धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। मैं धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगा। यूं समझिए कि मैं झगड़े और तनाव के चलते ड्रिंक ज्यादा करने लगा था। और मैंने ठीक अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बताई हुई थी, लेकिन वो बस दिखावे की हेल्प करता, सारी बातें मुझसे सुनता और मेरा झूठा हमदर्द बनता। वो अक्सर मेरी सारी बातें मेरी वाइफ को बता देता था। वो ऐसा कब करता मुझे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। मेरे दोस्त ने न जाने मेरी बीवी पर क्या वशीकरण किया कि वो कुछ ही महीनों में उसकी दीवानी हो गई। और जब मुझे ये बातें पता चली तो मैंने मोहित को बहुत मारा और लड़की को भी। अब हम दोनों अलग हैं, लेकिन मेरी नफरत मोहित से बहुत ज्यादा है। साथ ही उस बीच मैं बहुत डिप्रेशन में रहा। मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार तो मैं मरते मरते भी बचा। बस मेरे मन में एक ही चीज चलती रहती थी कि मुझे बदला लेना था। एक दिन मैंने नवरात्रि के समय एक अघोरी के माध्यम से उसके ऊपर मरण क्रिया करवा दी। लेकिन पता नहीं कैसे मौत उसके घर में उसकी मां की हो गई और आज उसके घर में बहुत कुछ बिगड़ गया है। लेकिन अभी भी मैं बिना बदला लिए उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम नहीं करता। हालांकि मैं ये सब ना करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जादू, टोना, वशीकरण ये सब कुछ वाकई में काम करता है। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी संस्कार जी की कहानी। इनकी कहानी वाकई डरावनी है और तो इन्होंने कहानी में एक बात अच्छी कही कि अब ये बदला नहीं लेंगे। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत यादव है। ये बात आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साल 2000 को अब कोई याद नहीं करता, लेकिन मुझे आज भी वो साल याद है और तो और हर रात याद आता है। उस वक्त मैं झरिया धनबाद में रहता था। पढ़ाई के साथ साथ सर्वे का छोटा मोटा काम भी करता था। पुराने कोयले की खदानों की मैपिंग, मेजरमेंट्स, यही सब। लोग कहते थे कि कोयला शहर को चलाता है, पर यह कोई नहीं बताता कि कोयला क्या लेता है बदले में। ऐसे ही एक दिन की बात है, वो अप्रैल का महीना था। उस वक्त मुझे एक बंद पड़ी खदान में भेजा गया। नाम किसी ने नहीं बताया, बस फाइल में लिखा था सेक्शन सी। और जब मैंने लोकल माइनर से पूछा तो एक बूढ़े ने सीधा मुंह फेर लिया। उसने बस इतना ही कहा कि भैया, ये खदान काम की नहीं है। दोस्तों, नीचे उतरते वक्त मुझे लगा कि ये जगह अलग है। हवा ठंडी नहीं थी, हवा मरी हुई थी। सांस अंदर तो जा रही थी, लेकिन बाहर आते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोक रहा हो। मेरे साथ उस वक्त 2 लोग और भी थे। एक पुराना माइनर रामेश्वर और दूसरा लड़का सुनील। उम्र ज्यादा नहीं रही होगी, यही कोई 19-20 साल। उस वक्त रामेश्वर बहुत चुप था, हर मोड़ पर पीछे देखता था। मैंने उनसे पूछा कि काका, कुछ दिख रहा है क्या? उन्होंने बहुत धीरे से कहा, दिखता नहीं है साहब, महसूस होता है। दोस्तों, अंदर जाते जाते आवाजें आने लगी। शुरू में लगा कि पानी टपक रहा है, लेकिन फिर समझ में आया कि ये पानी नहीं था, ये सांसों की आवाज थी। बहुत सारी सांसें एक साथ, वो भी अंधेरे में।
उस वक्त सुनील का हाथ कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, भैया हमारे कोई पीछे चल रहा है। लेकिन जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कुछ भी नहीं था। पर जब मैंने दीवार की तरफ नजर दौड़ाई तब समझ में आया कि ये कोयले की दीवारों पर हाथों के निशान थे, जो कि नॉर्मल नहीं लग रहे थे। नाखून अंदर तक घुसे हुए और तो और सारे निशान ऊपर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रामेश्वर वहीं चुपचाप बैठ गया। उसकी आवाज रो रही थी। उसने कहा कि साल 1994 में यहाँ पर आग लगी थी। उस वक्त अंदर 12 आदमी फंस गए थे, जो कि लगभग 3 दिन तक जिंदा थे। मैंने पूछा इसके आगे, लेकिन उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस दीवार को देखते हुए बोला। इसके बाद तीसरे दिन उनकी आवाजें इंसानों जैसी नहीं रही। दोस्तों, उसी वक्त अचानक मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ नॉइज की आवाज आई और उसके बाद एक आवाज बहुत पास से, पानी। सुनील ने कहा, यह किसकी आवाज है? रेडियो फिर बोला, विश्वजीत। दोस्तों, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई, क्योंकि वहां किसी को मेरा नाम नहीं पता था। तो अचानक ये आवाज कैसे आई? सुनील ने अचानक जवाब दिया, मैं यही हूं। उसी वक्त रामेश्वर भी चिल्लाया, नाम मत लो। रामेश्वर ने इतना ही कहा था कि सुनील की चीख आधी रह गई। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो सुनील वहां पर नहीं था, सिर्फ उसका हेलमेट जमीन पर पड़ा था। उस वक्त उसके अंदर से कई सांसों की आवाजें आ रही थी, जैसे कई सारे लोग एक ही फेफड़े से सांस ले रहे हो। मैं ये सब देखकर भागा, लेकिन रास्ता वहीं नहीं था। दीवारें एकदम गीली थी, गर्म नहीं। उस वक्त मुझे लगातार पीछे से आवाज आ रही थी, बाहर मत जाओ, यहां आग नहीं है, हम भी 2000 में आए थे। ये सारी बातें किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कही, और तो और मुझे ये भी सुनाई दिया कि अब तुम हमारी गिनती में हो। दोस्तों, मुझे याद नहीं मैं कैसे बाहर पहुंचा, क्योंकि जब मेरी आंखें खुली तो मैं सरफेस पर पड़ा था, वो भी बिल्कुल अकेला। लेकिन मेरा दोस्त सुनील वो कभी नहीं मिला, और तो और रामेश्वर ने भी इसके 3 दिन बाद खुद को फांसी लगा ली। उस वक्त उसके जेब से एक पर्ची मिली थी, उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सेक्शन सी अब भी जिंदा है। दोस्तों, आज इतने साल बाद भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस पूरी नहीं है। ऐसा लगता है मानो कि जैसे कोई और भी उसी हवा में मेरे साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हो। और कभी कभी बहुत धीमी आवाज भी आती है। 2000 में जो नीचे गया था वो अभी तक बाहर नहीं आया। मैं ये बात इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि अगर कल मेरी आवाज कहीं और से सुनाई दे तो समझ लेना कि मैं बोल नहीं रहा होऊंगा। दोस्तों, मैं धनबाद का रहने वाला हूं और ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, ये थी विश्वजीत की कहानी। आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कौशल सिंह राठौर है और मैं बनारस का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ ही हुई है। मैं सीकर राजस्थान में नीट की तैयारी करता हूं, और तो और यहाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, और ठीक मैं जिस कोचिंग में पढ़ता हूं वो भी उसी में जॉब करती है। एक दिन की बात है, उसने मुझे अपने कमरे में टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया। मैं भी ठीक हॉस्टल के पीछे से गया, क्योंकि मेरे हॉस्टल में 10 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है। जब मैं ठीक अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में जा रहा था, तब अचानक एक घर के पास आते ही मुझे थोड़ी नेगेटिविटी सी महसूस हुई। लेकिन मैं उस टाइम बहुत एक्साइटेड था, इसीलिए मैं तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। जैसे तैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। वहां पर मैंने काफी वक्त बिताया। रात के कब 3 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब मुझे वापस अपने हॉस्टल भी आना था। मैं ठीक अपने हॉस्टल के लिए निकल गया। सच कहूं तो मुझे घर से बाहर निकलते ही वही नेगेटिविटी फिर से फील होने लगी। मैंने एक चीज नोटिस की, अब तक मैं खुश था, लेकिन बाहर आते ही मुझे अजीब सा लगने लगा। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 मिनट के बाद मेरे उल्टे हाथ एक गली पड़ी। उधर से मुझे पायल की आवाज सुनाई थी, और मैंने जब उधर देखा तो मुझे कोई औरत जैसी लगी, जिसका चेहरा अंधेरे में दिख नहीं रहा था। वो बस मेरी तरफ अपनी पीठ घुमाकर खड़ी थी। मैं कुछ पलों के लिए खड़ा रहा। वो औरत एकदम से पलटी और मेरी तरफ भागने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे देखकर अचानक से मैं भी दौड़ पड़ा। भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बहुत तेजी से भाग रही थी। वो बस मुझे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो घर क्रॉस किया जहां से मुझे नेगेटिविटी फील होना चालू हुआ था, वो औरत अचानक से वहीं पर रुक गई। घर से लगभग 40 मीटर आगे एक बालाजी का मंदिर था। मैं भागता हुआ सीधा उसमें चला गया। धीरे धीरे अचानक से वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं बस चुपचाप वहीं बैठा रहा। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं बस इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वॉक वाले रोड पर निकल पड़ते हैं। कुछ 1 आधा घंटा रुकने के बाद मैं वापस अपने हॉस्टल चला गया। मुझे अच्छे से याद है
उस दिन सुबह मुझे बुखार भी था। ये बात जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई तो वो मुझे दोबारा मंदिर में ले गई। वहां पहुंचकर बाबा ने मेरा झाड़ फूक किया और कहा कि रात के समय तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं, तुम्हारे ग्रह कमजोर हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से अब तक मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी कौशल सिंह राठौर की कहानी। वाकई किसी ने सच ही कहा है, जिसके ग्रह कमजोर होते हैं नेगेटिविटी उन्हें ज्यादा फील होती है। पर खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने गांव का नाम नहीं बता सकता। बस मेरी ये कहानी यहां से शुरू होती है जब मैं 9th क्लास में था। फिलहाल अब मैं 12वीं कक्षा में हूं। उन दिनों हम रोज 2 दोस्त स्कूल से घर आते थे और फिर हम घूमने जाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि मुझे सिगरेट पीने की बहुत गंदी आदत है, इसीलिए हम अक्सर घर से दूर सिगरेट पीने के लिए जाते थे। हम अक्सर स्कूल के पीछे सिगरेट पिया करते थे, क्योंकि वहां पर हमारे जानने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस दिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए हमने सोचा कि हम शमशान में चले जाएं। हमारे स्कूल से शमशान ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम कभी कभार वहां चले जाते थे। ये बात उस दिन की है जब हम वहां पर गए। उस दिन 4 बजे का वक्त था। सिगरेट के साथ साथ हम अपने दोस्त से भी मिलने गए थे, क्योंकि उसका घर शमशान के करीब ही था, इसलिए भी हम उससे कभी कभार मिल लिया करते थे। खैर, हम तीनों फिर शमशान में गए और वहां पर हमने सिगरेट जलाई। हमें वहां पर बैठे हुए 5 मिनट हुए थे कि अचानक वहां पर 3 से 4 पत्थर आए। हमने देखा कि शायद कोई वहां पर होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस वक्त हमने अपना मन का वहम समझकर इस बात को इग्नोर कर दिया, पर मुझे भूत प्रेत पर विश्वास था। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। खैर, फिर हम लोग वहां से वापस घर आ गए और धीरे धीरे रात हो गई। आपको बता दूं कि मैं अपने पीछे वाले कमरे में सोता था। उस कमरे में पीछे एक दरवाजा भी था। वह कमरा हमेशा खुला रहता था, लेकिन उस दिन मुझे कमरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे मेरे अलावा उस कमरे में कोई और भी मौजूद है। मैं हल्का सा डरा और दरवाजा बंद करके पंखा ऑन करके सो गया। मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं फोन में गेम खेलने लग गया। तकरीबन रात के 12 बजे तक मैं गेम खेलता रहा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उस दिन मेरे कमरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। मैं एकदम से सहम गया। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लगा, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला ही नहीं। मैंने चुपचाप अपने कान में हेडफोन डाले और सो गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, और ठीक जब मैं सुबह उठा तो स्कूल चला गया। मैंने ये घटना अपने माता पिता को नहीं बताई, लेकिन दोस्तों को जरूर बताई, पर मेरे दोस्तों ने उल्टा मेरा ही मजाक बना दिया। फिर मैं उस बात को भूल गया। अब ठीक इस रात भी मैं गेम खेल रहा था। रात के करीबन 10 बज रहे थे। मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं था, लेकिन फिर से किसी ने 2-3 पत्थर मारे और मैं एकदम से डर गया। इस बार मैंने हिम्मत की और मैं बाहर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी बीच मुझे पहले वाली रात याद आ गई। मैंने जरा भी देरी नहीं की और चुपचाप सो गया। पर ना जाने क्यों उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद डर की वजह से मैंने तुरंत हेडफोन में हनुमान चालीसा लगा दिया। सच कहूं तो मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं झूठ मूठ की आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर अजीब बात तो यह है, मैंने जैसे ही आंखें बंद करी तो मुझे किसी की सांसों का एहसास हुआ, जिससे मैं एकदम से फिर डर गया। इसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोरों से चिल्लाया और मैंने कहा कि मेरे कमरे में कोई है। इसके बाद सारे घर वाले उठ गए। मैंने भी अपना दरवाजा खोला और फिर बाहर की ओर चला गया। मैंने डर के मारे अपने माता पिता को सारी बात बता दी। पिताजी ने कहा कि अभी तो रात का समय है, कल सुबह मंदिर में चलेंगे। मैं चुपचाप राजी हो गया। उस दिन मैं माँ के पास ही सो गया। फिर मुझे पिताजी सुबह मंदिर ले गए। तब जाकर वहां के पुजारी ने बताया, उन्होंने कहा कि वो जो कोई भी था वो इसके पीछे आ गया था, क्योंकि ये उस टाइम पर डर गया था। बात एकदम सही थी, डर तो मैं गया था। इसके बाद पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े और मुझसे कहा कि आज के बाद वहां पर कभी मत जाना। दोस्तों, हालांकि सब कुछ सही तो हो गया है, लेकिन मैंने उस कमरे में सोना बंद कर दिया। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। शुक्र है अब मैंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुकेश की कहानी। बात में एकदम सच्चाई है। जब इंसान ऐसी जगह पर डर जाता है तो कुछ ना कुछ हवाएं साथ में आ ही जाती हैं। पर खैर, चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आयान है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। फिलहाल मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं। और ठीक आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी मेरी अपनी नहीं है, बल्कि मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। और ठीक ये कहानी उनकी दादी से जुड़ी है। एक ऐसी बात जो सिर्फ मगरिब के वक्त ही होती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में
मेरी नानी की दादी रहती थी। रोज का एक ही वक्त, मगरिब। हर रोज दरवाजे के पास बहुत तेज प्यारी सी खुशबू आती थी, इतनी प्यारी कि जैसे फूल और इत्र का मिलन हो। ऐसे ही दिन गुजरते गए। तब जाकर एक दिन उनके दिल में सवाल उठने लगा कि हर रोज उन्हें मगरिब के वक्त ही खुशबू क्यों आती है। उन्होंने इस बात को टोकना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रास्ते से रोज एक जिन्न जाता था। ऐसे ही एक शाम उन्होंने उस खुशबू के आने के बाद गुस्से में टोकना शुरू कर दिया। दोस्तों यकीन कीजिएगा, उस जिन्न ने मेरी दादी को उठाकर पटक दिया। उस वक्त वो एकदम जख्मी हो गई। घर वाले उन्हें बिना देर किए मौलवी साहब के पास ले गए। वहां ये बात जिन्न ने खुद आकर बताई कि औरत मुझे रोज टोकती है, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया। दोस्तों मौलवी साहब ने कुछ झाड़ फूक किए और मेरी दादी भी ठीक हो गई। उन्होंने उस जिन्न से एक वादा भी लिया, पर एक बात थी, वो खुशबू सिर्फ दादी को ही आती थी। ये बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा होता क्यों था। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी आयान की दादी जी की कहानी। इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगी और वो खुशबू का क्या राज है, क्या आप लोग जानते हैं? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था, मगर मेरे पिताजी का एक दिन ट्रांसफर हो गया, जिसके बाद हमको शहर जाना पड़ गया। मगर जो रूम हम लोगों को मिला वो देखने में सही नहीं लगता था। क्या करते, मजबूरी भी थी। बात है उस दिन की। उस दिन मेरा भाई खाना खा रहा था। खाना खाते खाते अचानक उसके सामने से कोई साया गुजरा। उसने जब ये घटना घर वालों को बताई तो घर वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारा वहम होगा। मगर एक दिन जब मेरी माँ वॉशरूम जा रही थी तो उनको वॉशरूम में कोई दिखा, जबकि उस वक्त मैं और मेरा भाई ही घर पर थे। पर मेरी माँ ने इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब रातों में कोई दरवाजा खटखटाए और दिन में आवाज लगाने लगे, ये सब हमसे सहा नहीं गया। मैं तो बिल्कुल परेशान हो रहा था। फिर हमने एक मौलाना जी को घर पर बुलाया। मौलाना जी ने बताया कि आपको 15 दिन के अंदर इस घर को छोड़ना होगा। दोस्तों सच कहता हूं, इसके बाद हम लोग वापस गांव आ गए। लेकिन एक दिन हमें उसी कॉलोनी से कॉल आया और उन्होंने बताया कि वो जिस रूम में रहते हैं उस रूम में उनकी बेटी के सामने कुछ आया और आकर खड़ा हो गया। इसके बाद उन्होंने भी वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। तब से उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता। और तो और आज भी वहां से आवाजें आती हैं, कभी रोने की तो कभी किसी बच्चे की। कभी कोई साया दिखता है तो कभी कोई वहां जानवर घुस आता है। दोस्तों बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। दोस्तों ऐसा कई बार होता है, कई घर बड़े अजीब होते हैं और ऐसे ही घरों की कहानियां मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। लेकिन आज की तारीख में भी कई लोगों के साथ ऐसी कहानियां घटती हैं। तो ठीक, कहानी को कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम समुद्रा है। ये कहानी भी 2 दिन पहले की है, 26 जनवरी की। अब 26 जनवरी था तो हम पास के ही गांव में पिकनिक करने के लिए गए थे। उस वक्त हम 6 लोग थे। मेरा कजन ब्रदर, मैं और मेरा छोटा भाई जो कि 17 साल का है। और ठीक हमारे साथ में मेरे बड़े भैया के 3 दोस्त भी थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। बस आग जलाने के लिए लकड़ी वगैरह का जुगाड़ कर रहे थे। पर हाँ, वहां पहुंचते ही गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। बाकी हम लोग बैठकर चिकन भी बना रहे थे और खा भी रहे थे। इसके बाद भैया ने मुझे और मेरे छोटे भाई को पत्ता लाने के लिए कहा। पत्ता मतलब केले के पेड़ का पत्ता। ठीक हम दोनों भाई पास में ही पत्ता लाने गए। मेरे छोटे भाई ने 2 पत्ते काटे। आपको बता दूं कि वो जगह थोड़ी जंगल जैसी थी और जहां पर हम लोग पिकनिक कर रहे थे वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। कुछ ही पलों में मेरे छोटे भाई ने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। पहले तो हमने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कमजोर सा हो गया। हमने उससे कहा कि जाओ तुम गाड़ी में आराम करो। फिर थोड़ी देर बाद भैया का एक दोस्त उसे देखने के लिए गया। उसी समय वो भी गाड़ी से उतरकर हम लोगों के साथ आ गया। उस वक्त भैया के दोस्त ने देखा कि गाड़ी के सामने किसी ने उल्टी की हुई है। उसने हम लोगों से पूछा कि ये उल्टी किसने की। सबके सब बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा कि गाड़ी में तो हमारा छोटा भाई है। जैसे ही भाई के दोस्त ने उल्टी की बात कही तो मेरा बड़ा भाई थोड़ा सीरियस हो गया। कुछ देर बाद हम गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे, तभी भैया ने देखा कि छोटा भाई जो कि अंदर आराम कर रहा था वो धीरे धीरे हंसते हुए इधर उधर देख रहा था। फिर भैया ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। भैया ने थोड़ी देर तक ये पूछताछ जारी रखी। फिर उसने कहा कि उसे 4 लोगों ने पकड़ रखा है।
उसकी ये बात सुनते ही भैया समझ गए कि क्या हो रहा है, पर फिर भी हम लोग इतने डरे नहीं। लेकिन मेरा बड़ा भाई ये सब कुछ जानता था और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। भैया ने अपने दोस्त के साथ उसको स्कूटी पे बैठाया और घर ले गए। हमारे घर का रास्ता 15 मिनट का ही था, ज्यादा दूर नहीं था। खैर, उन लोगों के जाने के बाद हम 3 लोग बचे थे, जिसमें एक मैं था, बाकी रोनी और मिचेल। उस वक्त हमने थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की हुई थी। रोनी अपना मस्ती से डांस कर रहा था और मिचेल उसे बैठ के देख रहा था। मैं भी ठीक उन दोनों के ड्रामे देख रहा था। मुझे उस वक्त बहुत हंसी आ रही थी। तब तक मेरे बड़े भैया घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के बाद मेरे छोटे भाई ने जो कहा वो सुनकर मैं तो कांप गया। भैया ने मुझे कॉल करके कहा कि छोटा भाई होश में नहीं है, वो बुरी तरह कांप रहा है और ठीक तुम्हारे बारे में बोल रहा है, उसकी आंखें भी बंद है। छोटे भाई ने इतना ही कहा कि मैं बहुत हंस रहा हूं और जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो, ठीक 4 लोग नीचे आएंगे तुझे पकड़ने। 4 लोग मतलब 4 आत्मा। भैया ने बस इतना ही कहा था कि हम लोग तुरंत गाड़ी में बैठे और वापस आने लगे। इसके बाद जैसे ही हम घर पर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मेरे छोटे भाई को लेटा रखा था। वो बस किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा था, सिर्फ बड़े भैया के अलावा। उस वक्त उसकी आंखें भी बंद थी। वो बस एक ही बात कह रहा था कि उसी जगह पर उसकी आत्मा को पकड़ रखा है, जाने भी नहीं दे रहे। दोस्तों, मेरे छोटे भाई का नाम देवो है। देवो खुद से ही बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम लोगों ने पेड़ का जो पत्ता काटा इसलिए मुझे पकड़ रखा है, और तो और वो तुमसे गुस्सा भी है। देख लेना, तुमको भी पकड़ेगा, क्योंकि तुमने उधर वॉशरूम भी की थी। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं तो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वॉशरूम के टाइम देवो उधर नहीं था। साथ ही उसके बाद एक तांत्रिक को भी बुलाया गया। तब जाकर आखिर में देवो ने बोला कि 4 दिए जलाओ, तभी जाने देगा। हमारे बड़े भैया ने तुरंत दिए जलाए और देवो से कहा कि अब जाने देगा कि नहीं, पूछो उनसे। तब जाकर देवो ने कहा कि चलो चलो गाड़ी स्टार्ट करो। मतलब देवो की आत्मा अभी भी जंगल में ही थी। दोस्तों, इसके 2 मिनट बाद देवो की आंखें खुल गई। जब वो उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ अब तक क्या क्या हुआ। दोस्तों, बस इतनी ही थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने समुद्रा जी की कहानी, जो कि 26 जनवरी को इनके साथ घटी थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, एक आखिरी किस्सा सुनाकर मैं इन कहानियों को यहीं खत्म करूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तनिष तनवर है और यह कहानी तब की है जब मैं 10th क्लास में था। दोस्तों, हुआ कुछ ये था कि जब मैं अपने ट्यूशन से घर आ रहा था तो मुझे कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। अब ठीक जब मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। मैं ठीक उसी चौराहे से वापस आ रहा था। उसी वक्त मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। मैंने देखा कि वो बैठकर कुछ पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मानो कि वो हवा बनके गायब हो गई। इसके बाद मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। घर वाले मुझे तांत्रिक के पास ले गए। वहां पर तांत्रिक ने मुझे एक धागा बांधा, और तो वो धागा तब से ही मेरे हाथ पर बंधा हुआ है। अब मैं 12वीं क्लास में आ चुका हूं। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ठीक इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जल्द ही मिलूंगा आपसे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।